हाय एवरीवन। चलिए आज के हम टेस्ट का विश्लेषण करना चालू करते हैं उसको। तो पहला क्वेश्चन है हमारा क्या कि ए और बी दो है मिश्रण का, जिसमें एक है 7:2 और दूसरा है 7:11। मतलब दो बर्तन है, एक बर्तन है आपको ए, इसमें है क्या क्या चीज़ मिला हुआ, ए है, और दूसरा है हमारा बी। इसमें है आपको दो चीज मिला के है, गोल्ड है और कॉपर है। तो गोल्ड का है इसमें कितना 7:, ये कॉपर है इसमें 2, ठीक ना। और इसमें क्या है, इसमें है गोल्ड आपको 7 और इसमें कॉपर है कितना 11। अब इस दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 और ये हो जाएगा हमारा 18, ठीक ना। तो लेकिन बोल क्या रहा था, यदि इन दोनों मिश्र धातुओं को बराबर मात्रा में मिलाने से, अब देखो यहाँ पे 18 यहाँ पे है 9, तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पूरे को हमको क्या करना पड़ेगा, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा गोल्ड और कॉपर का, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 हो जाएगा ये, और ये 2 दूना 4 हो जाएगा, और ये बराबर 18। अब जाके इक्वल हुआ, इसमें भी 18 क्वांटिटी है, इसमें भी 18 क्वांटिटी। तो बोलता है कि एक नया मिश्र धातु सी बनाया जाए तो सी में गोल्ड और कॉपर का अनुपात क्या होगा। अब बताओ, अगर हम इस दोनों को मिक्स कर दे तो पहला में कितना है, पहला में है हमारा 14 और दूसरा में है गोल्ड कितना 7, और कॉपर का पहला में हो गया कितना 4 और दूसरा में कितना है 11। तब इसमें गोल्ड कितना हो गया, गोल्ड को दोनों को जोड़ देंगे तो 14 7 21, और इधर हो गया हमारा कॉपर हो गया 11 4 15, ठीक ना। अब दोनों को 3 से काट देते हैं, 3 7 21 और 3 5 15। तो ये हमारा हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि पॉलीमर क्या, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक नेचुरल पॉलीमर कौन है। तो पॉलीमर पहले आप समझ लो क्या होता है। पॉलीमर क्या होता है, जब हम दो या दो से अधिक छोटे छोटे अणु को मिला देते हैं तो क्या बनता है, बहुत बड़ा 2 3 जितना मिलाना हो आप मिला सकते हो, तो इससे क्या बनेगा, एक बड़ा अणु मिलेगा, उसी को क्या बोलेंगे पॉलीमर। और इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, पॉलीमराइजेशन या बहुलीकरण, ठीक ना, या पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। अब ये जैसे अब कुछ पॉलीमर हैं हमारे, जैसे पीवीसी हो गया, पीवीसी मतलब कि पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक। दूसरा पॉलीथीन हो गया, पॉलीथीन, इस तरह के कुछ हैं और भी है, जैसे बेकेलाइट हो गया, बेकेलाइट। ये सब हमारा क्या है, सारा का सारा क्या है, ये आपको पॉलीमर सब है, ठीक। तो इसको हम थोड़ा मिटा लेते हैं, 1 मिनट। ये सारा का सारा पॉलीमर सब है। अब पॉलीमर जो होता है वो 2 तरीके का होता है। कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के होते हैं। एक होता है आर्टिफिशियल और एक होता है नेचुरल। आर्टिफिशियल को क्या बोलते हैं, 2 तरह का पॉलीमर होता है। पहला होता है कौन सा, प्राकृतिक, और दूसरा होता है कृत्रिम। इसमें आपको प्राकृतिक में आ जाता है कौन कौन सा, पॉलीसेकेराइड्स, दूसरा हो गया आपको डेक्स्ट्रॉन, तीसरा हो गया कौन सा, तीसरा आपको हो जाएगा प्रोटीन,
ऐसा करके होता है। फिर आपको कोलेजन और इधर कृत्रिम में आ जाएगा कौन सा हमारा, इसमें कृत्रिम पॉलीमर में कौन कौन सा आ जाएगा, पॉली ईथर, दूसरा हो जाएगा कौन सा हमारा पॉलिस्टर, तीसरा हो जाएगा हमारा कौन सा, तीसरा इस तरह आप कर लेना, देख लेना, इस तरह होगा, ठीक ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जंतु कोशिका में लवक, पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते, जबकि पादप कोशिका में यह पाए जाते हैं। जरूर ये सही है स्टेटमेंट, हमारा पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है। जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाते। जैसे प्लांट में आपको हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है किसमें, पौधों में, जबकि वो ह्यूमन बॉडी में नहीं पाया जाता है या जंतु में। इसी हरित लवक के कारण ही वो क्या कर सकता है, अपना खाना बना सकता है, जबकि जंतु लोग खाना नहीं बना सकता, ठीक ना। इसी तरह और भी तरह के पिगमेंट होते हैं जिसके कारण वो डिफरेंट डिफरेंट कलर का दिखता है, जो कि जंतु में नहीं होता, ठीक। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, जंतु कोशिका के आकार में वृद्धि सेल्स की संख्या में वृद्धि होने से, यानी कि जंतु का कोशिका जो वृद्धि होता है, क्या होता है, अगर सेल मान लो पहले कुछ था 1 लाख था, अब जब अगर वो 1.5 लाख हो जाएगा तो जाके उसका कोशिका का, जंतु कोशिका का आकार में वृद्धि होगी। जबकि क्या होता है, पादप कोशिका में क्या होता है, पादप सेल्स में क्या होता है कि उसका एक ही सेल है, यही क्या हो जाएगा, बड़ा होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा और इतना बड़ा होते जाएगा। तो इसका जो सेल में वृद्धि है, सेल के साइज में वृद्धि, वो एक ही सेल का आकार में वृद्धि होने से होता है। जबकि जंतु में क्या होता है, जंतु कोशिका में इसमें संख्या की वृद्धि से, यानी कि दोनों स्टेटमेंट हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि चार्ल्स का नियम के अनुसार, पूछ रहा है कि दोनों में से कौन सा कथन सही है। तो चार्ल्स का नियम, अब देख लो चार्ल्स का नियम क्या होता है। चार्ल्स के नियम के अनुसार क्या होता है, दोनों गैस से रिलेटेड है, लेकिन चार्ल्स का नियम कहता है कि जो वॉल्यूम होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के, ठीक ना। अगर गैस का आयतन बढ़ता है तो उसका जो ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर किसको बोलते हैं, या परम ताप इसको बोलते हैं, परम ताप होता है -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक। परम ताप या एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक ना, इसको बोलते हैं। तो बोलता है कि, बोला जाता है कि चार्ल्स के लॉ के अकॉर्डिंग कि यदि किसी गैस के आयतन तथा परम ताप के बीच में क्या संबंध होता है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आयतन बढ़ेगा तो उसका परम ताप भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा, दोनों होगा। जबकि बॉयल्स का नियम क्या है, बॉयल्स के अनुसार क्या है कि इसका P होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, V के, यानी कि जो दाब होता है किसी गैस का दाब, वो उसके आयतन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि अगर आयतन बढ़ेगा तो दाब घटेगा और दाब बढ़ेगा तो आयतन घटेगा, ठीक ना। तो ये होता है, आप लोग एक बार देख लेना ठीक से। क्या होता है, बॉयल्स के नियम के अनुसार किसी गैस का अगर प्रेशर बढ़ेगा तो उसका वॉल्यूम कम होगा और वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो प्रेशर घटेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। बोल रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो इसमें है कि इसमें लिखा हुआ है प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक लोकतंत्र गणतंत्र, ये सब
ये सारा का सारा बात सही है हमारे में लिखा हुआ। प्रभुत्व संपन्न मीन्स होता है आपको कि हम अपना आंतरिक और बाहरी डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र हो। समाजवादी मतलब होता है आपको कि हमारा जो संसाधन है उसका समतामूलक वितरण होगा। समतामूलक, मान लो अनिल अंबानी को ज़रूरत होगा 1000 रुपये की, तो उसको 1000 दिया जाएगा। जबकि अगर हमारा उज्ज्वला गैस स्कीम में जो बेचारी महिला है उसको ज़रूरत होगा पक्का मकान बनाने का, तो उसको एक तो गैस दिया ही जाएगा, गैस का सिलेंडर, साथ में उसको करीब 1 लाख के करीब उसको मकान बनाने के लिए भी दिया जाएगा। तो जिसको जिस हिसाब से संसाधन की ज़रूरत होगी उसको उस हिसाब से दिया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि सबको इक्वल दिया जाएगा, चाहे वो अमीर हो गरीब हो। धर्मनिरपेक्ष मतलब क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है, ये धर्मनिरपेक्ष का 2 परिभाषा है। एक है वेस्ट में मतलब कि धर्म से कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, भारत में सभी धर्मों को समान रिस्पेक्ट दिया जाएगा, उनको आदर किया जाएगा, और धर्म का कोई रोल हमारे शासन प्रशासन में नहीं होगा, लेकिन हम धर्म का सम्मान करेंगे। प्रजातांत्रिक मतलब क्या होता है? जहाँ पे बहुत सारे दल हो, जो चुनाव में लड़ते हो, कोई भी खड़ा हो सकता है, कोई भी पार्टी अपना बना सकता है, सभी एक व्यस्क मताधिकार, एक सर्टेन एज, मान लो जैसे कि अभी 18 है तो 18 वर्ष की आयु के बाद सभी वो अपना वोट डाल सकते हैं। ये हो गया प्रजातांत्रिक। गणतंत्र मतलब होता है किसी राष्ट्र का अध्यक्ष का चुना जाना। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है। चाइना में भी क्या होता है? चाइना भी क्या है? गणतंत्र है, रिपब्लिक है, किंतु वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे दल नहीं है, कि मतलब एक ही पार्टी सिस्टम है, एक ही आपको चुनना पड़ेगा, एक ही पार्टी में से किसी को। लेकिन हमारे इंडिया में क्या है, बहुत सारे दल हैं, जैसे आपको बीजेपी है, कांग्रेस है, जेएमएम है, फिर आपको टीएमसी है, बहुत सारे दल हैं ऐसे करके। तो आप बहुत सारे, किसी को जो भी आपको अच्छा लगे उसको वोटिंग कर सकते हो। इसी तरह अगर आप ब्रिटेन जाओगे तो ब्रिटेन में क्या है, वहाँ का प्रधानमंत्री चुना जाता है, लेकिन उनका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है वो चुना नहीं जाता। इसलिए ब्रिटेन एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, किंतु वो एक रिपब्लिक कंट्री नहीं है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्या कि लोकसभा में के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? ऐसे सामान्यतः होते हैं 3 सेशन। सामान्यतः होते हैं 3 सेशन। एक होता है आपको बजट सेशन, दूसरा होता है आपको विंटर सेशन, तीसरा होता है आपको बजट सेशन विंटर मॉनसून सेशन, ये होता है। लेकिन हमारे संविधान में कहा गया है क्या कि कम से कम 2 तो होगा ही, और उस दोनों के बीच में 2 सेशन कम से कम होना ही है, और उस दोनों के बीच में जो होगा, और ये दोनों ऐसा नहीं कि लोकसभा का अलग 2 सेशन होगा और राज्यसभा का अलग होगा 2 सेशन। ऐसा नहीं कि एक ये कर लिया और एक ये कर लिया और मिलकर 2 हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। इस दोनों का अलग अलग होगा, और दोनों सेशन के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा कितने महीने के गैप हो सकता है? वो है 6 मंथ। इससे ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? 2 बार। कम से कम तो 2 बार हो ही सकता। अब अधिक से अधिक जितना बार बुलाना हो बुला लो, और जनरली होता है 3 बार बुलाया जाता है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो आप आर्टिकल 360 हमारे संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत क्या है कि संवैधानिक तंत्र की अगर विफलता हो जाती है किसी राज्य में, तो वहाँ का गवर्नर जो होगा वह राष्ट्रपति को बोलेगा कि यहाँ पे आप राष्ट्रपति शासन लगाइए, और उसके अकॉर्डिंग राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लगा दिया जाएगा। तो आर्टिकल 356 कहता है कि गवर्नर क्या करेगा? राष्ट्रपति को बोलेगा कि आप यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गवर्नर की सलाह पे। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार के अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? ठीक ना।
तो इसका होगा क्या कि आर्टिकल फिर आता है आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 के अनुसार क्या है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें, या एग्जीक्यूटिव पावर वो किसमें होती है, राष्ट्रपति में, प्रेसिडेंट में, ठीक ना, प्रेसिडेंट में होती है। लेकिन वो अपने मंत्रिपरिषद के सलाह अनुसार काम करता है, ठीक। तो सारी शक्तियाँ किसमें निहित होती है, भारत के राष्ट्रपति में। लेकिन वो काम किसके अकॉर्डिंग करता है, मंत्रिपरिषद, जिसमें प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है, उसके अकॉर्डिंग, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था। चलिए नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कुछ बात कर लिया जाए। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, ये गुप्त काल में हुई थी, गुप्त काल में हुई थी। और ये काफ़ी जो बौद्ध दर्शन से रिलेटेड महायान, हीनयान, महायान दोनों की शिक्षाएं यहाँ विश्व प्रसिद्ध शिक्षा होती थी। हीनयान प्लस महायान दोनों की काफ़ी अच्छी शिक्षा यहाँ पे होती थी, वर्ल्ड फेमस शिक्षा होती थी। जिसके कारण ही आपने देखा होगा कि यहाँ पे चीन से आए हुए वेन सांग यहीं पे आके पढ़ाई किए थे, यहीं पे आके विद्या अर्जन किया था उन्होंने। इसको तो नालंदा विश्वविद्यालय को किस किस शासकों का संरक्षण मिला था, तो गुप्त काल में तो मिला ही था संरक्षण, साथ में हर्षवर्धन जी का भी मिला था, हर्षवर्धन प्लस पाल वंश का भी संरक्षण मिला था, ठीक ना, ये भी याद रखना, पाल वंश का भी मिला था। अभी नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को के तहत जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो लिस्ट बनाया जाता है उसमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल कर लिया गया है। इसका हिंदी होता है विश्व विरासत स्थल। इसमें नालंदा विश्वविद्यालय को भी शामिल कर लिया गया है, ठीक ना। तो ये सब याद रखना है आपको इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। अच्छा, ये 10 राजा का युद्ध लड़ा गया था आपको रावी नदी थी, रावी नदी पर, जिसका नाम था तभी क्या, पुरुषिनी। अब ये किसके किसके बीच में लड़ा गया था, तो एक तरफ था राजा सुदास और दूसरे तरफ था 10 छोटे छोटे राज्यों का राजा लोग थे। दोनों के बीच में युद्ध हुआ। इसमें सुदास जी को विजय प्राप्त हुई। अब इसकी चर्चा कहाँ पे मिलती है, तो ऋग्वेद के इस युद्ध के बारे में ऋग्वेद के 7वें मंडल में इस युद्ध की चर्चा मिलती है, ठीक। तो आप लोग इसको, इस सारे फैक्टों को याद रखना। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तबकात ए नासरी का लेखक कौन था। तो जैसा कि आपको मालूम है कि कौन था ये, मिनहाज उज सिराज कौन था ये, तो इस पुस्तक में क्या चीज़ का वर्णन किया गया है। इस पुस्तक में आपको मिलेगा मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण कब जीता था, ये 1206 में, ठीक। 1206 से लेके 1260 तक का जो इतिहास है और जो तुर्की सल्तनत तभी तक जो चला था उसके बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इस बुक में मिल जाएगी, ठीक ना। और ये जो मिनहाज उस सिराज है, इन्होंने इस बुक को किसके प्रति समर्पित कर दिया था, तो एक शासक थे
रुद्दीन, नसीरुद्दीन महमूद, उनको ये अपना किताब को उनको समर्पित कर दिया था। इल्तुतमिश ने इस लेखक को मिनहाज उस सिराज को अपना संरक्षण दे के रखा था, यानी जो भी पैसा वैसा होता था, खाना पीना सबका व्यवस्था करवा दिया था। ठीक, तो ये था इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेती है जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक इंजन के पहिए की परिधि मतलब क्या होता है, ये सर्किल, पहिया गोल होता है तो इसका सर्किल ऐसा होगा, तो इसका परिधि यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से मान लो यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस क्या होता है, परिधि कहलाता है। परिधि क्या होता है, एक वृत्त है तो वृत्त की परिधि 2 पाई हो रही है। इसका कितना है परिधि, मतलब एक चक्कर में उसको लगता है कितना दूरी तय करता है एक चक्कर में, वो 7.5 मीटर इक्वल टू क्या हो गया 15/2 मीटर। ठीक है ना। अब एक चक्कर में इतना, तो 7 चक्कर लगाता है, 7 चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 7 चक्कर में 15/2 गुना 7, ठीक ना, तो हो गया 105/2 मीटर। और ये 7 चक्कर कितने देर में वो कंप्लीट करता है, तो 9 सेकेंड में। 9 सेकेंड में कितना कवर करता है दूरी, 105/2 मीटर। तो 1 सेकेंड में कितना करेगा, 105/18, यही ना, ये हो गया मीटर पर सेकेंड। अब इसको हमको बदलना है किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो क्या करते हैं, किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 105/18 गुना 18/5, ये करते हैं ना। 18 कैंसिल हो गया, ये 5 से गया 21 बार में, तो हो जाएगा इसका क्या 21 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा रुक लेते हैं हम लोग।